बच्चों स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है कक्षा 10वीं का विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने चैप्टर 3 पूरे कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो चैप्टर 4 लेके आया हूं। तो बेटा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, मैं पूरी NCERT बेस्ड क्वेश्चन आप लोग के लेके आया हूँ बेटा। थोड़ा सा क्लास में लास्ट तक बन रहिएगा, पूरा आपको सिलेबस दिखाया जाएगा, सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। हमारी क्लास जो होनी है वो 2 पार्ट में होगी, क्योंकि चैप्टर जो है बड़े चैप्टर हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं लॉन्ग नहीं करते और शॉर्ट क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो NCERT बेस्ड जो क्वेश्चन आपके उन सभी को हम लोग देखेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है एथेनॉल से एथेनाइल अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अब सुनिएगा, एथेनॉल से एथेनाइल, ठीक है, किससे? एथेनॉल से एथेनाइल अम्ल में परिवर्तन कर रहे हैं। किस में परिवर्तन कर रहे हैं? अम्ल में। हमको पता है कि अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, 7 से कम बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये बोलो 6.9, ठीक है, या 6.5 या 5.6, तो ये सब क्या अम्ल के प्रकार हो गए, अम्ल के जो है मान हो गए। ठीक है, अब हम तो मान को कहीं में दर्शाते हैं pH मान में, कहीं में pH मान में। ठीक है, तो अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम। क्या होता है? अम्ल का pH मान 7 से कम होता है ना। क्या अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से बेटा हम लोग का pH मान जो है अम्ल का वो कम होता है। चलो आगे बढ़ता हूँ बेटा मैं, फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो इसका आंसर क्या बोल रहा है, सुनना पहले बेटा। अब अगला क्वेश्चन कहाँ से, पहले हम इसका आंसर पूरा करते हैं कि एथेनाइल प्लस ऑक्सीजन क्या है? एथेनाइल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, एथेनाइल एथेनाइक अम्ल बनता है। क्या बनता है? एथेनाइल प्लस ऑक्सीजन मिलकर एथेनाइक अम्ल बनता है। इस प्रकार यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन की कमी हुई तथा ये क्रियाएँ ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ये ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है बेटा, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, बिल्कुल भी इनको इग्नोर मत कीजिएगा और क्लास को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बीच बीच में आप, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का क्या उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? अब सुनो, वायु में उपस्थित प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। वायु क्या है कि वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन तो होती है, वो प्रचुर मात्रा में नहीं होती है। ठीक है, वेल्डिंग के में पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, अतः ऑक्सीजन एवं एथाइन के मिश्रण को ही वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस मिश्रण को ऑक्सी एसिटिलीन गैस कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग जो वेल्डिंग करने के लिए जिस गैस को हम लोग मिश्रण करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस। कौन सी? ऑक्सी एसिटिलीन गैस बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 फर्स्ट वाला हम लोग का। ठीक है, पेज नंबर वाइज अकॉर्डिंग चल रहे हैं भैया हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला सुनो, ध्यान दो बेटा आप लोग। प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? कौन सा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में, है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर दोनों में अंतर प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एल्कोहल के साथ कोई क्रिया नहीं करते और न ही गैस उत्पन्न करते हैं। कौन? जी सुनो, ये जो हम लोग है ना, कौन सा है कि ये तो क्या बोल रहे हैं, बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एल्कोहल के साथ अभिक्रिया है, कोई गैस स्थापित नहीं करता है, परंतु एथेनाइल अम्ल अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्सर्जित करता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? CO2 मतलब हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड होता है हम लोग का। CO2 मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म क्या है? CO2 बोलते हैं इसको साइंटिफिक भाषा में हम लोग, है ना बेटा। चलो आगे बढ़ता हूँ बेटा, अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देते हैं एवं स्वयं अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए KMnO4। क्या है? KMnO4। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 85 का। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं है? हाँ बिल्कुल, हम डिटर्जेंट का प्रयोग कर यह नहीं बता सकते हैं कि जल कठोर है या अथवा, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियों में मिसेल झाग उत्पन्न करता है, चाहे कठोर जल हो चाहे मृदु जल हो। भैया जो डिटर्जेंट होता है, जो आपका सर्फ होता है घर का, वो दोनों में ही अभिक्रिया करके झाग उत्पन्न कर देता है। कौन? डिटर्जेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, ये अदर एक्टिविटी वगैरह है। ठीक है, ये PDF डाल दूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम लोग। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनाइल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है? साबुन को जल में डालने पर मिसेल
झाग बनता है। ठीक है, मिसल को हम लोग क्या बोलते हैं, झाग बोलते हैं, क्योंकि साबुनों में दो होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा एक ऋणात्मक सिरा। पूंछ जल विरोधी व सिर जल विरागी होता है। जब यह जल जैसे ध्रुवीय विलायक के साथ क्रिया करते हैं तो आवेशित भाग के कारण जलरागी भाग आ जाता है, अतः वे साबुन के अणुओं के सिरों को चारों ओर से घेरकर गुच्छे को निर्माण करते हैं और झाग भी निर्मित करते हैं। एथेनाइल ध्रुवीय विलायक नहीं है, इसलिए ये साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। कौन? एथेनाइल जो है वो ध्रुवीय विलायक नहीं है, इसलिए झाग के साथ जो है वो क्रिया नहीं करता है। झाग के साथ जो है वो हम लोग बोल सकते हैं कि साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो कार्बन एवं उसके यौगिक दहन के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इनका दहन नियंत्रित करना सरल है तथा ज्वलन ताप भी सामान्य है, अतः इनके यौगिक को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको? कार्बन एवं उसके यौगिक को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आ रहा बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा है? कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो कठोर जल उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील लवण बनाते हैं। कौन से बनाते हैं? अघुलनशील लवण, जो कि घुलते नहीं है ना। अतः सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण करते हैं। किसमें? कठोर जल में। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? तो सफ़ेद अवक्षेपों का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से योग करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं। क्या करते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से योग करके, मतलब मिल करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं। यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया को तेल से घी बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसको? हाइड्रोजनीकरण को जो है वो तेल से घी बनाने की प्रक्रिया हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे वनस्पति तेल प्लस H2। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ देखते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन। एक काम करते हैं बेटा, क्लास हम लोग ज़्यादा बड़ी नहीं करते हो, क्लास को हम लोग यहीं रखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, कुछ ज़्यादा लंबे क्वेश्चन के आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम आती है उसमें। ठीक है, तो मेरी कोशिश है बेटा कि हम लोग कुछ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें जो आपको समझ में अच्छा है। ठीक है, आपको देखने में इंटरेस्ट भी आए उसमें बेटा, और कोई समस्या लगे बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।